My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। मैंने आप सभी लोगों को एक स्क्रीनशॉट भेजी है और स्क्रीनशॉट के ऊपर कुछ और बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इस वॉइस नोट को अगर आप सच में अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करना चाहते होंगे, सच में अगर सीरियस होंगे अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए, तो पहले इस वॉइस नोट को बहुत ध्यान से समझिएगा, समझने के लिए सुनिएगा। जवाब देने के लिए या कहीं आगे फॉरवर्ड करने से पहले इसको समझने के लिए ज़रूर सुनिएगा और उसके बाद आपको अगर लगेगा तो सवाल मुझसे भी करिएगा, अन्यथा ये चैट जिसकी है उससे ज़रूर सवाल करिएगा। आज सुबह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई। लीक क्या हुई, मतलब वो आपस के कुछ लोगों के विश्वासघात की वजह से। बट उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें किसी भी प्रकार से कहीं पे भी कंपनी किसी कस्टमर का हित सोच रही हो, या कंपनी किसी के खिलाफ कोई साजिश कर रही हो, या कंपनी ऐसी कोई बात कह रही हो जिससे कंपनी अपनी लायबिलिटी पूरी करने से उतारने से मुकर रही हो। उस ऑडियो में जो कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ज़मीनों को लेकर के थोड़ी इन्फॉर्मेशन, कि हम कैसे अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे हम लाइबिलिटी ख़त्म करते करते मर जाएंगे, लाइबिलिटी नहीं ख़त्म होगी। और हम इससे बेहतर ये है कि हम माननीय न्यायालय के अंदर सब कुछ दे दें कि भाई ये हमारी ज़मीनें हैं और ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, और ताकि अराजक तत्व हमारे बीच में, कस्टमर बीच में ना आने पाए। हर तरफ से हमने रास्ता निकाला और इस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही प्लान किया कि किसी प्रकार से पूरी पूरी लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए जो रास्ता बनता उस रास्ते पे चल करके लाइबिलिटी ख़त्म किया जाए। फिलहाल और बहुत चीज़ें थी, मैं अब उस ऑडियो के बारे में नहीं, बल्कि जिनका ये चैट है मैं इन महाशय के बारे में बताना चाहूँगा। इन महाशय के बारे में जैसा कि मुझे जानकारी है, दी गई है नहीं बल्कि दी गई है, इनके बारे में बताया जाता है कि ये शायद यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करी है, शायद कहीं जॉब कर रहे थे, और शाइन परिवार में इनका इन्वेस्टमेंट है। अभी तक उस इन्वेस्टमेंट का कोई भी पूरा का पूरा प्रूफ मेरे पास नहीं आया, सिर्फ सुनकर पब्लिक से ही कि हाँ इनका कुछ इन्वेस्टमेंट शाइन परिवार में, इनसे सुन करके। लेकिन इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहली बार मुझे इनके बारे में तब पता चला जब हमारी वैदिक विहार पे एक रजिस्ट्री हो रही थी और इन भाई साहब की एक ऑडियो हमारे पास पहुंची थी, जिसमें ये चौकी इंचार्ज एसआरएस को कॉल करके कह रहे थे कि संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर है, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए जा करके, वो रजिस्ट्री करा रहा है। उस टाइम मैंने एक सवाल किया था, मुझे नहीं पता था इनके बारे में कौन है, मैंने एक सवाल किया था, अगर कोई बंदा कंपनी की लाइबिलिटी उतारने का प्रयास कर रहा है तो उसे गिरफ्तार क्यों किया जाए। लेकिन तब इनकी चढ़ती बाजार थी, इन्होंने पूरा नेतागिरी का एक को बना रखा था, और नेतागिरी चमकाने के लिए ये तरह तरह के लोगों के साथ मिल करके अपने ज्ञान को और अपने कनेक्शन को कैश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इन्होंने कुछ जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी हुई थी कुछ विदेशी लोगों के साथ में, और ये दिखा रहे थे कि देखिए कैसे किस प्रकार से मैं राशिद के कनेक्शन निकाल करके लेकर के आ रहा हूँ। ये बहुत बड़े अपने आप को नेता उस समय समझ रहे थे। मेरी बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में आ चुके थे ये। एकाएक बीच में इनके जो एसोसिएट थे, यानी इनके जो डायरेक्ट एसोसिएट थे, जो इनके बहुत परम मित्र भी हैं, जिनसे इनका पारिवारिक संबंध है, वो बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं और मैं इनसे बात करके सारे मामलात को हला भला कर लूँगा। और उन्होंने बताया कि इन्होंने एक एफआईआर कर रखी है अपने मित्र के ऊपर भी, लेकिन इस एश्योरेंस और गारंटी के साथ कि ये उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करवाएंगे। और ये एफआईआर इन्होंने हमारे शाइन परिवार के उस विभीषण से करवाई है, जो कभी कस्टमर की तरफ होता है और कभी एसोसिएट की तरफ होता है। तो उस टाइम पर क्योंकि उसकी भी चढ़ती बाजार थी और हर कोई को वो मोटिवेट करके एफआईआर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, तो इन भाई साहब ने अपने मित्र, परम मित्र कह सकते हैं, जिनसे घर का आना जाना का वो संबंध था, और आपस में बात करके जो दोस्ती यारी हंसी मजाक और बहुत कुछ करते थे, लेकिन संगठन में अपना संबंध संपर्क और नाम बनाने के लिए इन्होंने अपनी एफआईआर कराई। इसलिए नहीं कराई कि उस पर कोई एक्शन हो, बल्कि उन्होंने अपने मित्र को ये गारंटी दी कि मैं गारंटी देता हूं अगर आप पर कोई बात आएगी तो मैं एफआईआर वापस ले लूंगा। ये मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पर इनकी बातचीत भी हुई थी। फिर पारी आई पटना के अंदर ज़मीन की। पटना में ज़मीन देने की जब बारी आई, इनको ऑफ़र किया गया, इनके मित्र को ऑफ़र किया गया।
इनके मित्र ने अपने बहुत से लोगों की रजिस्ट्रियां कराई और लाइबिलिटी उतारी, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, मैं ज़मीन नहीं लूंगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर के अंदर साइट दी गई, और जब मुजफ्फरपुर में साइट दी गई तब इन्होंने मुझसे बातें करी। ये बात लगभग 2 साल पहले की हो रही है। 2 साल पहले ये इनके मित्र मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे थे, और इनके लिए मैंने एक रास्ता निकाला था कि आप एक काम कर लीजिए कि अपनी पूरी पूरी लाइबिलिटी के एवज में गारंटी के तौर पर आप मुजफ्फरपुर में आगे का प्लॉट ले लें, प्राइम लोकेशन का, गारंटी के तौर पर। और इनके मित्र ने इनको गारंटी दी कि मैं मात्र 3 माह के अंदर अंदर पूरी ज़मीन बेच करके आपको आपका धन वापस दे दूंगा। ये मुझे लाइन पे लेकर इनकी मित्र की और मेरी बातचीत हुई, और इनको बाकायदा रास्ता दिया गया। इन्होंने कहा कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि मैं रजिस्ट्री करा सकूं। इनके मित्र ने इनसे कहा कि आपको रजिस्ट्री कराने के पैसे नहीं देने, आपका रजिस्ट्री मैं करवा दूंगा और आप अपना केस वापस ले लीजिए। लेकिन उस समय पे भी इन्होंने संगठन में बने रहने के लिए, संगठन में मची लूट, चंदे की लूट को खाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं भी कितना बड़ा पीड़ित हूं, इन्होंने उस समय हमारे ऑफर को, ये तो मना तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन इन्हें इतना शानदार रास्ता मिला जहां इनको गारंटी मिल रही थी। इनके मित्र अपने पैसे से इनकी रजिस्ट्री कराकर इनका पैसा सिक्योर कर रहे थे, और ये वादा किया था कि ये प्लॉट बेच करके इनको पैसा वापस दे दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने, इनके शायद इनकी निवेशित धनराशि इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा संगठन में रह करके चंदे का पैसा खाने का फायदा था। 2 साल पहले ये लाइबिलिटी खत्म कर चुके थे अपनी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने रास्ता वो नहीं चुना। रास्ता चुना भोले भाले कस्टमर को बेवकूफ़ बना करके, और उनको एफआईआर के लिए उकसा करके, उनको प्रदर्शन धरना के लिए उकसा करके, उनकी मेहनत की कमाई से जमा किया गया जो धन है उसमें हिस्सेदारी की वजह से इन्होंने मना कर दिया। अब इसके बाद समय बीतता चला गया, जब न्यायिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ने लगी, और अब इन लोगों को समझ में आने लग गया कि जो इन्होंने दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, मीटिंग करी थी, झूठे वादे किए थे, कस्टमर से दुनिया भर के प्रोपेगेंडे करके इन्होंने वादा किया था कि आपकी लायबिलिटी हम ख़त्म करा देंगे, वो सब ना कर पाएंगे। अब जब इनको लगने लग गया कि अब ये हार चुके हैं, तो तकरीबन कुछ दिन पहले इन्होंने बड़े हताश स्वर में किसी ऐसे संबंध की तरफ के पास जा करके या उनसे फ़ोन पर बात करी जिसमें इन्होंने हताशापूर्वक कहा कि अब लगता है हम लोग मुकदमा हार जाएंगे। अब हमें लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम मुकदमे में ऐसे लोगों को बाहर करें जो लोग कंपनी के खिलाफ तो दिख रहे हैं लेकिन कंपनी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने कुछ साक्ष्य, कुछ तथ्य और कुछ सबूत मांगे, और मेरी इंसानियत, हमारी इस बात की गवाह वो भी होंगे जिनसे मेरी बातचीत हुई थी। मैंने एक एक पॉइंट लीगल तरीके पर समझा करके बताया कि देखिए ये करने से इनको ये लाभ और ये हानि हो सकती है लीगल में, लेकिन मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और मैंने अब से तकरीबन 2 दिन, कल ही की बात है, कल शाम को मैंने एक रोड मैप दिया, एक रास्ता दिया, और मैंने कहा कि आप 50 लोग मिल करके इस रास्ते पे चलिए कि आप लोगों की जितनी लायबिलिटी बनती है आप मुझे दे दीजिए कि इतनी लायबिलिटी आपकी है। मैं लिखित तौर पर आप लोगों की तरफ से, आप लोग एक एप्लीकेशन दीजिए कोर्ट के अंदर कि आप कितनी लायबिलिटी बनती है। यदि कंपनी वो रास्ता, जिस रास्ते पे चलना चाहती है, उसको लिखित तौर पे कोर्ट में देती है और वो रास्ता हमारी समझ में आ जाता है, तो हम अपनी पीआईएल वापस ले लेंगे। और इनको भी चीज़ समझ में आई, और मैंने ये भी कहा कि मुकदमा लड़ते लड़ते आपका समय कम से कम 2 साल 3 साल बीत सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने क्लेम कर रखा है, बहुत सी सिक्योरिटियाँ आपकी एप्लीकेशन, आपकी एफआईआर में है कि अभी तो आपकी तरफ से क्लेम आया, अभी मेरी तरफ से क्लेम जाना बाकी है, अभी मेरी तरफ से सवाल आना बाकी है कि आपने जो मुझ पर क्लेम किया उस क्लेम का आपका आधार और साक्ष्य क्या है। अभी मेरी तरफ से ये क्लेम जाना बाकी है कि आपने मेरे ऊपर जो एफआईआर करी उस एफआईआर के अंदर जो तथ्य लिखा आपने, उसके सबूत क्या हैं। तो ऐसे मुकदमा बहुत लंबा जा सकता है, इसलिए आप लोग 50-100 लोगों के एक संगठन बनाइए, और वो लोग जिनकी लायबिलिटी हम ख़त्म कर सकते हैं हम उसकी गारंटी दे देंगे। यानी मैंने इतना आसान रास्ता कल रात को बना करके दिया, और यहाँ तक मैंने सेक्रीफाइस किया कि जिन लोगों ने हमारे लोगों के गिरफ्तार कराने की कोशिश करी, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ नारेबाजी करी, जिन लोगों ने मुझे अपशब्द बोले, जिन लोगों ने मेरे बार बार वादा करने के बाद भी कि हम लायबिलिटी उतारें, मेरा साथ देने की जगह मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी, कल एक आवाज़ आते ही कि हाँ रास्ते की तरफ जा रहे हैं, मैंने इस जैसे, अब मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, वाहियात, बेहुदा, जाहिल, अनपढ़, गंवार, गधे शख्स के साथ मैंने कंप्रोमाइज़ करने के लिए हामी भर दी कि ये शख्स अगर
अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए और अपने साथ साथ 50-100 लोगों की लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए तैयार है, तो हम आपस में एक जूम मीटिंग कर लें, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें, बीच का एक रास्ता निकाल लें, एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं और मिल करके कस्टमर की तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये मैंने कमिटमेंट किया था और इसकी साक्ष्य, इसके गवाह उनके जरिए की ली जा सकती है जिनके द्वारा ये बातचीत हुई थी। और मैंने रास्ता देकर ये कहा भी था कि आप बात करके मुझे रात 12 बजे तक बता दीजिए, अभी लोग जाग रहे होंगे, ताकि उस पर कल से काम करना शुरू करा दें। हर शर्त, हर कंडीशन, सब कुछ इन लोगों के तरीके से। बस मेरी एक शर्त थी कि ये गरिमा और परंपरा बरकरार रखी जाए कि आप एसोसिएट हैं, कस्टमर हैं और हम कंपनी हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको यह ध्यान रखना है कि आपको हमसे पैसा लेना और हमें पैसा देना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप कस्टमर हैं और हम कंपनी हैं। और इस गरिमा को मेंटेन करते हुए मैं अपने हर कस्टमर, हर उस एसोसिएट से बात करने के लिए तैयार हूं जिसने पीछे कालांतर में हमारे बारे में, हमारी कंपनी बारे में कोई भी बुरे शब्द बोले। मैं सब भुला दूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों को रास्ता दूंगा। इस 2 कौड़ी के वाहियात और बेईमान, झूठे, मक्कार शख्स को रास्ता देने की वजह से मैं इस समझौते को नहीं कर रहा था, बल्कि इस 2 कौड़ी के वाहियात मक्कार शख्स के बदले में 100-200 कस्टमर को और रास्ता मिल जाए, इसके लिए मैं नतमस्तक था। और सीधे तरीके से मैंने ये बात कहा भी था हमारे और इसके बीच के जो मीडिएटर थे उनसे कि 2 साल पहले इसने एक ऐसी हरकत करी थी कि जब मैंने इसके मित्र को लाइन पे लेकर बात कराई और उनके मित्र ने इसे वादा किया कि ये प्लॉट मैं आपके नाम पे लिखवा देता हूं, प्राइम लोकेशन प्लॉट आपके नाम लिखवा देता हूं, बड़ी वैल्यू प्लॉट लिखवा देता हूं आपके नाम पर, और प्लॉट बेच करके मैं आपको पैसा दे दूंगा। उस समय इस वाहियात इंसान ने चंदे का पैसा खाने के चक्कर में, इसको तो यकीन था इस बात का ना कि मेरे पैसे को निकलवाने के लिए 20 स्रोत हैं, लेकिन अगर मैं आज अपनी लायबिलिटी खत्म कर लूंगा तो लड़ाई से आउट हो जाऊंगा, तो चंदा खाने कैसे मिलेगा उसको। चंदा खाने के चक्कर में इस वाहियात इंसान ने उस टाइम पर अपना मौका गवाया और यह कहता हम रास्ता नहीं देते। 3 बार इस शख्स को रास्ता दिया गया। पटना साइट आई तब दिया गया। बैंक अकाउंट सीज है, अपने को पढ़ा लिखा कहता है ये इंसान, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है। अगर किसी कंपनी का बैंक अकाउंट सीज है तो कंपनी कैसे आपको वहां से पैसा दे सकती है। इसके साथ ही साथ 2 दिन पहले इसकी टोन अलग थी कि कंपनी काम ही ना करने दिया जाएगा, अगर कंपनी काम नहीं करेगी तो कैसे लोगों को पैसा दे पाएगी। ये खुद कबूलता है इस बात को। और जब इस 2 कौड़ी के इंसान को रास्ता देने की बात हुई, सिर्फ इसलिए कि इसके बदौलत अगले 100-50 लोगों को रास्ता मिल जाएगा, और इसको ये रास्ता दिया गया। और सवेरे सवेरे एक इससे भी बड़े महामूर्ख वाहियात इंसान के द्वारा की गई हरकत, जो ये साबित करती कि इन लोगों को आपकी लायबिलिटी से मतलब नहीं है, इन लोगों को आपके रास्ते से मतलब नहीं है। मेरे जैसा शख्स जिसने इसको रास्ता दिया, लेकिन इसने रास्ता रोकने की कोशिश करी। मेरे जैसा शख्स ये जानते हुए कि इसने गलत एफआईआर करा रखी है, अपने मित्र को बचा रहा है और ये फालतू में कौवे की तरह कांव कांव करता रहता, उसके बाद भी इसकी बात सुन इसको रास्ता इसलिए दे रहा था क्योंकि कस्टमर रास्ता मिलता। और आज मैं सवाल आपसे करता हूं, इससे सवाल करके पूछिए कि क्या इसका मैसेज कल मेरे पास किसी और पार्टी के द्वारा, थर्ड पार्टी से भिजवाया नहीं गया था, या क्या मैंने ये मैसेज अपना नहीं भिजवाया था? क्या मैंने ये नहीं कहा थर्ड पार्टी के द्वारा कि आप 3-4 लोग इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा होकर कमेटी बना लें और मुझे ऐसे 40-50 कस्टमर का नाम दे दें जो पीआईएल में गए हों या एफआईआर में गए हों, जो जेन्युइन कस्टमर हों, हम उनके लिए रास्ता लिखित कोर्ट में दे देंगे और आपको गारंटी दे देंगे, उनको रास्ता रोड मैप दे देते हैं और लायबिलिटी खत्म करते हैं। उसके बाद ये वाहियात इंसान सवेरे किसी जाहिल, अपने से बड़े जाहिल इंसान के द्वारा की गई एक हरकत का, उस रिकॉर्डिंग का, जिसकी रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जो कस्टमर के हित का हो, उस रिकॉर्डिंग को शेयर करता है लोगों को और ये लिखता है कि इससे स्पष्ट होता है कि ये किसी को इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए। इसको झांसा दिखता है। आज मैं इस ग्रुप के ऊपर, चाहे इस वॉइस नोट का जो भी अंजाम हो, यह वादा करता हूं कि इस और इसके जैसे शख्स की लायबिलिटी अब बाकायदा पूरी तरीके से लीगल तरीके से ही सेटल होगी। मेरे पास ऐसे लोगों के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है जो लोग अपनी वजह से, अपनी आत्मसंतुष्टि की वजह से उन गरीब गुरबा कस्टमर की लायबिलिटी को भी रोक देते हैं जिनकी लायबिलिटी अब से पहले उतर जाती, लेकिन इन जैसे 2 कौड़ी के वाहियात लोगों के चक्कर में आज तक ये मामला लंबित पड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए मेरा क्या कसूर है? कल अगर मैंने खुद से अपने दिल में पत्थर रख के ये बात कही कि मैं इन जैसे वाहियात लोगों से भी बात कर लूंगा,
बस गरिमा मेंटेन रखेंगे कि ये कस्टमर है, हम कंपनी है, इस गरिमा को मेंटेन रखते बात करेंगे। हम हर वो रास्ता निकाल के देंगे जो मेरे कस्टमर के हित का होगा। मैं इसकी गवाही दिलवा सकता हूं, रिकॉर्डिंग भी होगी कि मेरे शब्द यही थे कि मेरा दिल तो नहीं करता ऐसे लोगों से बात करने के लिए जिन्होंने हमारी कंपनी के बारे में उल्टा सीधा आता अनाप शनाप बोला हो, लेकिन फिर भी मैं दिल पत्थर रख लूंगा अपने कस्टमर के लिए, क्योंकि मुझे इनकी नहीं, इनसे ज्यादा मेरे कस्टमर लायबिलिटी प्यारी है कि उनकी लायबिलिटी खत्म हो। और आज ये भाई साहब सुबह मैसेज डाल करके, वो ऑडियो वायरल करके एक बार फिर से अपनी उतरती हुई लायबिलिटी को आगे न जाने कितने लंबे समय तक लंबित कर गए हैं। अब ये आप लोग इसका अंजाम देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी कंप्लेन, जिनकी एफआईआर के साथ साथ मैं कोर्ट के अंदर इनके द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार को भी लगाऊंगा कि सारे लोग की लायबिलिटी खत्म हो सकती थी। एफआईआर करा देने के बाद आपका राइट कतई नहीं है, कानूनी अधिकार, कि आप उस शख्स के ऊपर ऐसी अंगुली उठाएं जिसके खिलाफ आपने एफआईआर किया है। और तब खासकर जब आपका मामला न्यायालय में हो, आप कोर्ट के बाहर जज हो गए हैं, अगर आपने एफआईआर कर दी तो वहां से आपका अधिकार बाहर से आकर के मेरे से बात करने का खत्म हो जाता है, तब तक जब तक हम दोनों की सहमति ना हो। और मामला अगर न्यायालय में चला गया है तो आप एक तरफ न्यायालय में मामला डाल रहे हैं और आपको न्यायिक प्रक्रिया पर कतई भरोसा नहीं। आप जिस तरह के मैसेज फॉरवर्ड करके आप खुलते रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये कंपनी कभी लायबिलिटी में नहीं थी। जब हमारे कुछ ऐसे शेर गीदड़ बन गए जिनकी अगुवाई मुझ जैसा शेर किया करता था, तो जब मुझ जैसा शेर आगे चलता था तो हमारे पीछे चलने वाले गीदड़ भी शेर की तरह दहाड़ते थे। और आज इन जैसे गीदड़ अगुवाई करने लगे हैं तो न जाने कितने शेर जैसे लीडर वो गीदड़ बन गए हैं। बस फैसला आपको करना है कि लायबिलिटी खत्म करनी है, इन जैसे लोगों की तरह बकवासी करना है आप लोगों को। इन्हीं जैसे लोगों को ऐसे लायबिलिटियां खत्म नहीं होती हैं। अब आप इनको फोन करके पूछें कि एक उतरती हुई लायबिलिटी, खत्म होती लायबिलिटी, मिलता हुआ रास्ता, मिलता हुआ रोड मैप रोकने की क्या आवश्यकता है। धन्यवाद।